हमारे ग्रह में ऐसे राज छुपे हैं जो सबसे तेज दिमाग वालों को भी उलझा देते हैं। गायब होने वाले द्वीपों से लेकर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली पहाड़ियों तक, ये जगहें हमारी समझ को चुनौती देती हैं। मेरे साथ आइए, हम सबसे रहस्यमय जगहों की खोज करते हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। हमारी यात्रा बरमूडा ट्रायंगल से शुरू होती है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है। यह इलाका जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए बदनाम है। कई जांच पड़ताल के बावजूद कोई भी इसकी ठोस वजह नहीं बता पाया है। आगे हम इंग्लैंड के प्राचीन स्थल स्टोनहेंज जाते हैं। इस प्रागैतिहासिक स्मारक ने सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। इन विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे ले जाया गया और कैसे व्यवस्थित किया गया। हमारा अगला पड़ाव पेरू में नाज़का रेखाएं हैं। रेगिस्तान के जमीन पर बनी ये विशाल आकृतियां केवल हवा से ही दिखाई देती हैं। इनका उद्देश्य और इन्हें बनाने के तरीके अभी भी एक रहस्य है। फिर हम समुद्र की गहराई में जापान के योनागुनी स्मारक का पता लगाने के लिए जाते हैं। पानी के नीचे बनी यह चट्टानी आकृति मानव निर्मित संरचना जैसी दिखती है, जिससे इस बारे में बहस चल रही है कि क्या यह एक प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष। हमारी यात्रा कनाडा की भयानक झील अंजिकुनी तक जारी है। 1930 में एक पूरा इनुइट गांव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि वहां के लोगों का क्या हुआ। इसके बाद हम न्यूजीलैंड के रहस्यमय मोइराकी बोल्डर देखने जाते हैं। समुद्र तट पर बिखरे इन असामान्य गोल पत्थरों ने उनके मूल के बारे में कई विचारों को जन्म दिया है, लेकिन कोई निश्चित व्याख्या नहीं मिली है। अंत में हम मेक्सिको के रहस्यमय जॉन ऑफ साइलेंस पहुंचते हैं। यह क्षेत्र अपने असामान्य विद्युत चुंबकीय गुणों के लिए जाना जाता है, जिसके कारण रेडियो सिग्नल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इन विसंगतियों का कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे ग्रह पर मौजूद कई रहस्यमय जगहों में से कुछ हैं जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझाती रहती हैं। जैसे जैसे हम इन रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि हमें अपनी दुनिया के बारे में कितना कुछ सीखना बाकी है। हमारे ग्रह के रहस्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की याद दिलाते हैं। वे हमें खोज, सवाल और जवाब ढूंढते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम सबसे रहस्यमय जगहों के राज खोलना जारी रखते हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। कौन जाने आगे हमें क्या मिल जाए। जिज्ञासु बने रहे और अज्ञात की खोज करते रहे। दुनिया अजूबों से भरी है जिनकी खोज की जानी बाकी है। उन सबसे रहस्यमय जगहों की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। अगली बार तक अपने आश्चर्य की भावना को जीवित रखें। अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है, जहां बहुत सारे जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुंबकीय शक्ति की वजह से ऐसा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एलियंस का काम है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल अपने राज छुपाए रखता है और हम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते। मिनेसोटा के जज C.R. मैग्ने स्टेट पार्क में ब्रूल नदी दो भागों में बंट जाती है और आधा पानी डेविल्स केटल में गायब हो जाता है। रिसर्चर्स ने पानी का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। डेविल्स केटल आज तक एक रहस्य बना हुआ है, जो हमें कुदरत के अद्भुत रहस्यों की याद दिलाता है। डेथ वैली में रहस्यमय तरीके से रेस ट्रैक प्लाया पर पत्थर घूमते हैं और उनके पीछे निशान छोड़ जाते हैं। तेज हवाओं से लेकर चुंबकीय क्षेत्र तक कई थ्योरीज हैं। दशकों की रिसर्च के बावजूद ये घूमते हुए पत्थर एक पहेली बने हुए हैं। सोचो, ऐसी जगह जहां गाड़ियां ऊपर की ओर चढ़ती हैं और पानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहता है। ये ग्रेविटी हिल्स, जो दुनिया भर में पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण विरोधी का एक भ्रम पैदा करते हैं। चाहे चुंबकीय विसंगतियों के कारण हो या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण, ये हमें अस्पष्टीकृत चीजों के स्थायी आकर्षण की याद दिलाते हैं।
तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे डोर टू हेल के नाम से जाना जाता है, 50 साल से भी ज्यादा समय से जल रहा है। 1971 में गलती से बना इसकी आग अब तक जल रही है और एक अजीब सी रोशनी दे रही है। डोर टू हेल हमारी दुनिया के अनिश्चित स्वभाव का प्रतीक है। न्यूयॉर्क के शेल क्रीक प्रिजर्व में इटर्नल फ्लेम वाटरफॉल झरने के पीछे एक छोटी सी टिमटिमाती लौ छुपाए हुए है। नेचुरल गैस से जलती हुई यह हमेशा जलती रहने वाली लौ एक जियोलॉजिकल फैसिनेशन बनी हुई है। यह आशा और रेजिलियंस का प्रतीक है। जो इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी में लेक नेट्रॉन का खारा पानी जानवरों के मृत शरीर को पत्थर की तरह बना देता है। झील के अनोखे रसायन मृत शरीर को कड़ा कर देते हैं, जिससे डरावने पत्थर के पुतले से बन जाते हैं। लेक नेट्रॉन एक ऐसी जगह है जो खूबसूरत भी है और कठोर भी। गहरे समंदर से लेकर रेगिस्तान के बीच तक हमने धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों को देखा। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे ग्रह में अभी भी कई राज छुपे हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया, हमें कमेंट्स में बताइए। और ज्यादा ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कनाडा में नोवा स्कोटिया के तट पर स्थित ओक आइलैंड सदियों से खजाने के शिकारियों को आकर्षित करता रहा है। इस रहस्य के केंद्र में है तथाकथित मनी पिट। 1755 में खोजा गया एक गहरा गड्ढा। कहानी के अनुसार कुछ नौजवानों को जमीन में एक गोल गड्ढा मिला और उन्होंने खुदाई करने का फैसला किया, छिपे हुए खजाने की उम्मीद में। लेकिन उन्हें जो मिला वो बहुत ही हैरान करने वाला था। जैसे जैसे वे गहराई में खोदते गए, उन्हें लकड़ी के लट्ठे, पत्थर और मिट्टी की परतें मिली, जो एक अच्छी तरह से बनाए गए गड्ढे का संकेत देती थी। 90 फीट की गहराई पर उन्हें एक रहस्यमय पत्थर की पटिया मिली, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। कुछ लोगों ने इसका मतलब निकाला। 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दबे हुए हैं। इस पटिया ने रहस्य को और भी बढ़ा दिया। कई सालों से कई अभियानों ने इस गड्ढे के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। हालांकि हर खुदाई को अजीबोगरीब जालों ने विफल कर दिया है, जिसमें पानी से भर जाने वाली सुरंगें शामिल हैं, जो गड्ढे को समुद्र के पानी से भर देती हैं। इन जालों ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि इस गड्ढे को किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया होगा जिसे इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान था। मणिपिट की उत्पत्ति और उसकी सामग्री के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे समुद्री डाकुओं ने अपनी लूट छिपाने के लिए बनाया था, शायद कुख्यात कैप्टन किड ने भी। दूसरों का मानना है कि यह नाइट्स टेम्पलर का काम हो सकता है, जो पवित्र कलाकृतियों जैसे होली ग्रेल या आर्क ऑफ द कोवेनेंट को छिपा रहे थे। कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि यह एक प्राचीन पूर्व कोलंबियाई संरचना हो सकती है, जो यूरोपीय अन्वेषण से पहले की है। आधुनिक तकनीक और लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद ओक आइलैंड मनी पिट दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या हम कभी इस रहस्यमय गड्ढे के पीछे की सच्चाई का पता लगा पाएंगे? केवल समय ही बताएगा। और इसलिए ओक आइलैंड की कहानी उन लोगों को आकर्षित और चकित करती रहती है जो इसके रहस्यों को जानने की हिम्मत करते हैं। क्या यह खजाने का भंडार है, एक चतुराई से बनाया गया झांसा है, या कुछ और भी असाधारण है? यह रहस्य बना हुआ है जो हमें उन लोगों की कुशलता के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करता है जो हमसे पहले आए थे। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अनजान चीजों को एक्सप्लोर करते रहें। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों का हमारा सफर अब हमें दक्षिणी पेरू के सूखे मैदानों में ले आता है, जहां रहस्यमयी नाज़का रेखाएं रेगिस्तान में फैली हुई हैं। प्राचीन नाज़का संस्कृति द्वारा 2000 साल पहले जमीन पर बनाई गई ये विशाल आकृतियां वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करती रही है। लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली नाज़का रेखाओं में सैकड़ों अलग अलग आकृतियां शामिल हैं। सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों से लेकर जानवरों, पौधों और यहां तक कि मानवाकार आकृतियों के जटिल चित्रण तक। कुछ सबसे प्रसिद्ध आकृतियों में एक मकड़ी, एक चिड़िया, एक बंदर और एक 300 फुट लंबा पेलिकन शामिल है।
इन आकृतियों को इतना रहस्यमय बनाने वाली चीज न केवल उनका विशाल आकार और सटीकता है, बल्कि उनका उद्देश्य भी है। इन रेखाओं को केवल हवा से ही पूरी तरह से देखा जा सकता है, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन नाज़का लोगों ने ऊपर से देखे बिना इतने सटीक डिजाइन कैसे बनाए। नाज़का रेखाओं के उद्देश्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि वे एक खगोलीय कैलेंडर का हिस्सा थे, जो खगोलीय घटनाओं जैसे कि संक्रांति और विषुव के साथ संरेखित होते हैं। दूसरों का मानना है कि ये रेखाएं धार्मिक या औपचारिक प्रथाओं का हिस्सा थीं, संभवतः जल पूजा से संबंधित, क्योंकि यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह है कि नाज़का रेखाएं अनुष्ठानिक जुलूसों के लिए रास्ते के रूप में बनाई गई थी। इस विचार का समर्थन कुछ रेखाओं के साथ प्राचीन मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों की खोज से होता है, जिससे पता चलता है कि उनका उपयोग औपचारिक गतिविधियों में किया जाता था। कुछ और भी काल्पनिक सिद्धांत हैं, जैसे कि यह धारणा कि ये रेखाएं अलौकिक प्राणियों द्वारा बनाई गई थीं या प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लैंडिंग स्ट्रिप के रूप में बनाई गई थीं। हालांकि ये विचार कल्पना को आकर्षित करते हैं, लेकिन वे अटकलें ही हैं और उनके पास ठोस सबूत नहीं है। व्यापक शोध और आधुनिक तकनीक के बावजूद नाज़का रेखाओं का असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन नाज़का लोगों को इतना बड़ा काम करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया? उन्होंने उन्नत उपकरणों के बिना इतनी सटीकता कैसे हासिल की? ये सवाल विशेषज्ञों को हैरान करते रहते हैं और उन लोगों में आश्चर्य पैदा करते हैं जो इन प्राचीन कलाकृतियों को देखते हैं। जैसे ही हम नाज़का रेखाओं के रहस्यों पर विचार करते हैं, हमें प्राचीन संस्कृतियों की कुशलता और रचनात्मकता की याद आती है। उनकी विरासत बनी रहती है, हमें उनके द्वारा छोड़ी गई पहेलियों का पता लगाने और उनके जवाब खोजने के लिए आमंत्रित करती है। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें पुरानी पांडुलिपियों की दुनिया में ले जाता है। ये है वॉयनिक पांडुलिपि, एक ऐसी किताब जिसने सदियों से विद्वानों, क्रिप्टोग्राफर्स और भाषाविदों को उलझन में डाला हुआ है। इस रहस्यमयी लेख को पोलिश पुस्तक विक्रेता विल्फ्रिड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। ये एक अनजानी लिपि और भाषा में लिखा गया है, जिसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये पांडुलिपि लगभग 240 पृष्ठों की है, जो अजीबोगरीब चित्रों से भरी है, जिनमें अजीब पौधों और ज्योतिषीय चित्रों से लेकर हरे रंग के तरल पदार्थ में नहाती हुई नग्न महिलाएं तक शामिल हैं। लेख खुद एक अनजान वर्णमाला में लिखा गया है, जिसमें कोई स्पष्ट विराम चिन्ह या पहचानने योग्य शब्द नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स द्वारा कई कोशिशों के बावजूद, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के कोड को क्रैक करने वाले लोग भी शामिल थे, वॉयनिक पांडुलिपि का अर्थ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्यमय किताब की उत्पत्ति और उद्देश्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक मध्ययुगीन धोखा है, जिसे लोगों को उलझाने और धोखा देने के लिए बनाया गया था। हालांकि कार्बन डेटिंग ने पांडुलिपि के निर्माण का समय 15वीं शताब्दी की शुरुआत में रखा है, जिससे पता चलता है कि यह कोई आधुनिक जालसाजी नहीं है। दूसरों का मानना है कि पांडुलिपि एक औषध कोश है, जो औषधीय पौधों और उनके उपयोगों के बारे में बताती है, जो संभवतः अब खो चुकी भाषा या सांकेतिक लिपि में लिखी गई है। अजीब वनस्पति चित्र इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, हालांकि किसी भी पौधे की निश्चित रूप से पहचान नहीं की जा सकती है। कुछ और भी अनोखे सिद्धांत हैं, जैसे कि यह विचार कि पांडुलिपि किसी एलियन सभ्यता की रचना है, जिसे मानव समझ से परे किसी भाषा और लिपि में लिखा गया है। हालांकि ये सिद्धांत पांडुलिपि के आकर्षण को बढ़ाते हैं, लेकिन ये केवल अटकलें ही हैं और इनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वॉयनिक पांडुलिपि के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है आधुनिक डिक्रिप्शन विधियों के प्रति इसका प्रतिरोध। इसके कोड को क्रैक करने के लिए उन्नत कंप्यूटर एल्गोरिदम और एआई का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी पांडुलिपि अपने रहस्यों की रक्षा करती रहती है। इस चिरस्थायी रहस्य के कारण कुछ लोगों का मानना है कि पांडुलिपि में भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई संदेश हो सकता है, एक ऐसी पहेली जिसे केवल समय और तकनीकी प्रगति ही सुलझा सकती है।
जैसे जैसे हम वोयनिक पांडुलिपि के रहस्य में उतरते हैं, हमें मानव ज्ञान के उस विशाल विस्तार की याद आती है जिसे अभी उजागर किया जाना बाकी है। अपनी गूढ़ लिपि और अजीब चित्रों वाली यह प्राचीन पुस्तक रहस्य की स्थायी शक्ति और समझ की अंतहीन खोज के लिए मानव आत्मा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अनजान की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के हमारे सफर में अब हम गीजा के रहस्यमय पिरामिडों तक पहुंच गए हैं, जो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। 450 साल पहले बने ये विशाल ढांचे अपनी सटीकता और उद्देश्य से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को हैरान करते रहते हैं। मिस्र में गीजा पठार पर ऊंचे खड़े ये पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों की कुशलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। इन पिरामिडों में सबसे प्रसिद्ध गीजा का महान पिरामिड है, जिसे फेरौन खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था। यह 3300 सालों से भी ज्यादा समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जो इसके विशाल पैमाने के बारे में बहुत कुछ कहता है। पिरामिडों का निर्माण सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चूना पत्थर के ब्लॉक का विशाल आकार और वजन, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है, इस बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं कि उन्हें कैसे ले जाया और जोड़ा गया था। पारंपरिक सिद्धांत सीधे या सर्पिल रैंप के उपयोग का सुझाव देते हैं, जबकि हाल के सिद्धांत रैंप और लीवर के संयोजन के उपयोग का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन रहस्य सिर्फ निर्माण तक ही सीमित नहीं है। पिरामिडों का मुख्य बिंदुओं के साथ सटीक संरेखण और तारों के संबंध में उनकी सटीक स्थिति कुछ शोधकर्ताओं को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि उन्होंने एक बड़े खगोलीय या आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति की। उदाहरण के लिए, महान पिरामिड उत्तरी ध्रुव के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है, एक ऐसा कारनामा जिसके लिए खगोल विज्ञान के उन्नत ज्ञान की आवश्यकता होती। पिरामिडों के अंदर रहस्य और गहरे होते जाते हैं। रास्तों और कक्षों का जटिल नेटवर्क, जिनमें से कुछ अभी भी अनछुए हैं, वास्तुकला और इंजीनियरिंग की एक परिष्कृत समझ का सुझाव देते हैं। किंग्स चैम्बर, जो महान पिरामिड के केंद्र में स्थित है, इतनी सटीकता के साथ बनाया गया है कि आधुनिक तकनीक भी इसे दोहराने के लिए संघर्ष करेगी। पिरामिडों के उद्देश्य के बारे में सिद्धांत उतने ही विविध हैं जितने कि आकर्षक। जबकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वे फेरौन के लिए मकबरे के रूप में बनाए गए थे, कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि उन्होंने खगोलीय वेधशालाओं, अन्न भंडारों या किसी प्रकार की प्राचीन तकनीक का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों के रूप में काम किया होगा। अधिक सट्टा सिद्धांत अलौकिक भागीदारी का सुझाव देते हैं, ऐसे अजूबों के निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत ज्ञान की ओर इशारा करते हुए। सदियों के अध्ययन के बावजूद गीजा के पिरामिड अपने रहस्यों की रक्षा करते रहते हैं। हर नई खोज उत्तर से ज्यादा सवाल खड़े करती है, उनके आकर्षण और रहस्य को बढ़ाते हुए। वे प्राचीन मिस्रवासियों की प्रतिभा और मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। जैसे ही हम गीजा के पिरामिडों के रहस्यों पर विचार करते हैं, हमें मानव इतिहास की गहरी गहराई और इसके कई रहस्यों की याद आती है जो अभी भी इसके पास है। ये प्राचीन संरचनाएं अपने विस्मयकारी पैमाने और रहस्यमय उद्देश्य के साथ हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती है। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के हमारे सफर में अब हम इंग्लैंड के विंडस्वेप्ट मैदानों विल्टशायर पहुंच गए हैं, जहां स्टोनहेंज का प्राचीन स्मारक शांत भव्यता से खड़ा है। यह प्रागैतिहासिक पत्थरों का गोला, जो 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और दुनिया भर के पर्यटकों को हैरान करता रहता है। स्टोनहेंज खड़े पत्थरों के एक गोले से बना है, हर एक लगभग 13 फीट ऊंचा, 7 फीट चौड़ा और लगभग 25 टन वजनी। पत्थरों को एक गोलाकार तरीके से रखा गया है, जिनमें से कुछ के ऊपर औड़ी पट्टियां हैं। स्मारक के चारों ओर मिट्टी के काम है, जिसमें एक खाई और मेड शामिल है, जो इसके जटिल डिजाइन में और भी 4 चांद लगाते हैं। स्टोनहेंज का निर्माण प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। सारसन और ब्लूस्टोन के नाम से जाने वाले ये पत्थर 150 मील दूर से लाए गए थे।
आधुनिक मशीनरी के बिना इन विशाल पत्थरों को कैसे ले जाया और खड़ा किया गया, यह प्राचीन दुनिया के महान रहस्यों में से एक है। सिद्धांत लकड़ी के स्लेज और रोलर्स के इस्तेमाल से लेकर जल मार्गों से जुड़ी और भी विस्तृत परिकल्पनाओं तक है, और यहां तक कि प्राचीन उत्तोलन तकनीकों तक। लेकिन स्टोनहेंज का रहस्य इसके निर्माण से परे है। इस विशाल संरचना का उद्देश्य सदियों से अटकलों और बहस का विषय रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक औपचारिक या धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था, संभवतः प्राचीन देवताओं या संक्रांति की पूजा से जुड़ा हुआ है। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्योदय के साथ पत्थरों का संरेखण और शीतकालीन संक्रांति पर सूर्यास्त इस सिद्धांत का समर्थन करता है। यह सुझाव देते हुए कि स्टोनहेंज एक परिष्कृत खगोलीय वेधशाला थी। अन्य सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि स्टोनहेंज एक कब्रिस्तान, उपचार का स्थान या प्राचीन ड्रूडिक अनुष्ठानों का केंद्र भी था। आसपास के क्षेत्र में मानव अवशेषों की हालिया पुरातात्विक खोजों और कलाकृतियों ने इस विचार को बल दिया कि यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थल था। अधिक सट्टा सिद्धांतों का सुझाव है कि स्टोनहेंज अलौकिक प्राणियों की सहायता से बनाया गया था। पत्थरों को खगोलीय घटनाओं के साथ इतनी सटीकता से संरेखित करने के लिए आवश्यक उन्नत ज्ञान की ओर इशारा करते हुए यह विचार हालांकि मनोरम है, फ्रेंच विज्ञान के दायरे में ही रहता है। व्यापक शोध और कई खुदाई के बावजूद स्टोनहेंज अपने रहस्यों की रक्षा करता रहता है। हर नई खोज इसकी कहानी में जटिलता की एक परत जोड़ती है। इस प्राचीन स्मारक को घेरे हुए रहस्य को गहरा करते हुए स्टोनहेंज का आकर्षण न केवल इसकी भौतिक उपस्थिति में है, बल्कि इसके उद्देश्य के स्थायी रहस्य में भी है और इसके निर्माताओं की कुशलता में। जैसे ही हम इन प्राचीन पत्थरों की छाया में खड़े होते हैं, हमें मानव इतिहास की गहरी गहराई की याद आती है और इसके कई रहस्य अभी भी कायम हैं। स्टोनहेंज अपनी कालातीत भव्यता और गूढ़ उद्देश्य के साथ हमारी समझ को चुनौती देता है और हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों की हमारी खोज अब हमें स्कॉटिश हाईलैंड्स में लॉक नेस के धुंधले पानी में ले जाती है। 22 मील से ज्यादा लंबा ये गहरा मीठे पानी का झील दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय जीवों में से एक का घर माना जाता है, लॉक नेस मॉन्स्टर, जिसे प्यार से नेसी कहा जाता है। नेसी की कहानी बहुत पुरानी है। पहली बार इसे 6ठी शताब्दी में देखा गया था। कहा जाता है कि एक आयरिश साधु सेंट कोलंबा ने उस इलाके में एक पानी के जानवर को देखा था। हालांकि 20वीं सदी तक नेसी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा था। 1935 में झील के किनारे गाड़ी चला रहे एक जोड़े ने इसे देखा, जिससे मीडिया में खलबली मच गई और पानी में रहने वाले एक बड़े अनजान जीव की कई खबरें और तस्वीरें सामने आईं। सबसे मशहूर सबूत 1933 में ली गई सर्जन्स फोटोग्राफ है। इस धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में पानी से एक लंबी गर्दन और सिर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो एक प्रागैतिहासिक प्लेसियोसॉर जैसा दिखता है। बाद में इसे झूठा साबित होने के बावजूद इस तस्वीर ने पॉपुलर कल्चर में नेसी की जगह पक्की कर दी। इन देखे जाने के पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ का मानना है कि नेसी एक प्लेसियोसॉर हो सकता है, जो एक समुद्री जीव है जिसे 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त माना जाता है। ये थ्योरी दिलचस्प होने के बावजूद वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करती है, जैसे कि प्रजनन आबादी की कमी और लॉक नेस का ठंडा मीठे पानी का वातावरण। दूसरे थ्योरीज का कहना है कि नेसी एक विशालकाय ईल, एक स्टर्जन या फिर आपस में जुड़े लट्ठों और लहरों का एक सिलसिला है, जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है। पीठ के कणों की वजह से झील का गंदा पानी स्पष्ट सबूत पाना मुश्किल बना देता है, जिससे रहस्य और भी गहरा जाता है। नेसी की खोज में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। सोनार स्कैन, अंडर वाटर फोटोग्राफी और डीएनए सैंपलिंग सच्चाई का पता लगाने के लिए किए गए हैं। 2018 में लॉक नेस के एक डीएनए सर्वे में किसी बड़े अनजान जीव का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इसमें ईल का काफी डीएनए मिला, जिससे विशालकाय ईल थ्योरी को कुछ बल मिला। ठोस सबूत न होने के बावजूद लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी जिंदा है। नेसी अनजान चीजों का प्रतीक बना हुआ है, जो याद दिलाता है कि आज के वैज्ञानिक रूप से उन्नत दुनिया में भी ऐसे रहस्य हैं जिनका कोई जवाब नहीं है।
लॉक नेस का आकर्षण सिर्फ एक छिपे हुए जीव की संभावना में नहीं है, बल्कि उस अचंभे और उत्साह में है जो इसके रहस्यों को उजागर करने वालों को प्रेरित करता है। जैसे ही हम लॉक नेस के अंधेरे रहस्यमय पानी को देखते हैं, हमें मिथकों की शक्ति और अनजान चीजों के प्रति मानव के आकर्षण की याद आती है। नेसी, चाहे असली जीव हो या हमारी कल्पना, लॉक नेस का रहस्य हमें मोहित करता रहेगा। दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अनजान चीजों की खोज करते रहें। हमारा आखिरी सफर हमें बेलीज के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी ग्रेट ब्लू होल तक ले जाता है। लाइट हाउस रीफ के बीचों बीच स्थित यह विशाल समुद्री सिंकहोल गोताखोरों का स्वर्ग और दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक अजूबों में से एक है। 300 मीटर से ज्यादा चौड़ा और 125 मीटर गहरा ग्रेट ब्लू होल कैरिबियन सागर के आसपास के फिरोजी पानी के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखता है। ग्रेट ब्लू होल पिछले हिमयुगों के दौरान बना था, जब समुद्र का स्तर काफी नीचे था। जैसे जैसे समुद्र का स्तर ऊपर उठा, गुफा प्रणाली में पानी भर गया और अंततः वह ढह गई, जिससे आज हम जिस गहरे नीले गोलाकार छेद को देखते हैं वह बन गया। अपने झांत भूवैज्ञानिक मूल के बावजूद ग्रेट ब्लू होल में कई रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को हैरान करते रहते हैं। ग्रेट ब्लू होल के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी अनोखी पानी के नीचे की संरचनाएं हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, जो आमतौर पर सूखी गुफाओं में पाए जाते हैं, सिंकहोल के भीतर गहराई में मौजूद है, जो इसके प्राचीन इतिहास का प्रमाण देते हैं। ये संरचनाएं 150,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो पृथ्वी के जलवायु संबंधी अतीत की एक झलक पेश करती हैं। हालांकि असली रहस्य सतह के नीचे छिपा है। गोताखोरों ने ग्रेट ब्लू होल की गहराई का पता लगाते समय अजीब और अस्पष्ट घटनाओं की सूचना दी है। कुछ ने भटकाव और बेचैनी का अनुभव किया है, जबकि अन्य ने छायादार आकृतियां देखने और पानी में गूंजती भयानक आवाजें सुनने का दावा किया है। इन वृत्तांतों ने वैज्ञानिक और अलौकिक दोनों तरह के कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। एक सिद्धांत बताता है कि भटकाव सिंक होल के भीतर की अनोखी परिस्थितियों के कारण होता है। गहरा, गंदा पानी एक भटकाव वाला वातावरण बनाता है, जो प्राकृतिक प्रकाश की कमी और कुछ गहराई पर हाइड्रोजन सल्फाइड परतों की उपस्थिति से और भी बदतर हो जाता है। यह जहरीली गैस भ्रम और मतिभ्रम पैदा कर सकती है। संभवतः गोताखोरों द्वारा बताए गए कुछ अजीब अनुभवों की व्याख्या करती है। अन्य सिद्धांत अलौकिक के दायरे में आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रेट ब्लू होल दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार है या प्राचीन आत्माओं का विश्राम स्थल है। ये विचार वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद इस प्राकृतिक अजूबे के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाते हैं। हाल के वर्षों में ग्रेट ब्लू होल की गहराई का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 2018 में प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी फैबियन कॉस्ट्यू सहित वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की एक टीम ने अब तक का सबसे व्यापक सिंकहोल सर्वेक्षण किया। सोनार मैपिंग और पानी के नीचे के ड्रोन का उपयोग करके उन्होंने नई भूवैज्ञानिक संरचनाओं की खोज की और छेद की संरचना और इतिहास के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र किया। इन प्रगति के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित हैं। ग्रेट ब्लू होल साहसी लोगों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करते हुए आकर्षण और जिज्ञासा का स्रोत बना हुआ है। इसकी गहरी, रहस्यमयी गहराई हमें उन विशाल अज्ञात चीजों की याद दिलाती है जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी खोज की जानी बाकी है। जैसे ही हम दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें प्रकृति की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद आती है। ग्रेट ब्लू होल अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और रहस्यमयी गहराई के साथ सतह के नीचे छिपे रहस्यों का प्रमाण है, जिनका खुलासा होना बाकी है। इस अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों के हमारे सफर में हम अपनी नजर दूरस्थ और रहस्यमयी ईस्टर आइलैंड पर डालते हैं, जो कि प्रतिष्ठित मोई मूर्तियों का घर है। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित ईस्टर आइलैंड या रापा नुई, जैसा कि इसके मूल निवासियों को जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे अलग थलग बसे हुए द्वीपों में से एक है। फिर भी
यहीं पर हमें लगभग 900 विशाल पत्थर की आकृतियां मिलती हैं, जिन्हें मोई के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सदियों से शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों को हैरान किया है। मोई अपने स्थिर भावों के साथ लंबे खड़े 1400 और 1650 ईस्वी के बीच रापा नुई लोगों द्वारा तराशे गए थे। ये मूर्तियां, जिनमें से कुछ 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं और 82 टन तक वजन करती हैं, राणो रारकू खदान में पाए जाने वाले ज्वालामुखीय टफ से बनाई गई थी। लेकिन असली रहस्य इस बात में है कि इन विशाल आकृतियों को द्वीप के पार उनके अंतिम विश्राम स्थलों तक कैसे पहुंचाया गया, जो अक्सर खदान से माइलों दूर होते थे। एक लोकप्रिय सिद्धांत बताता है कि रापा नुई ने मूर्तियों को स्थानांतरित करने के लिए लकड़ी के स्लेज और रोलर्स की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया। हालांकि इस सिद्धांत को प्रयोगों और अध्ययनों द्वारा चुनौती दी गई है। एक और दिलचस्प परिकल्पना यह है कि रस्सियों और मानव समन्वय की एक परिष्कृत प्रणाली का उपयोग करके मूर्तियों को उनके स्थानों पर चलाया गया था। 2012 में शोधकर्ताओं ने इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, यह दिखाते हुए कि सावधानीपूर्वक संतुलन और लय के साथ मोई को वास्तव में सीधा चलाया जा सकता है। उनके परिवहन से परे मोई का उद्देश्य एक और रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि वे पूर्वजों के सम्मान और द्वीप और उसके लोगों के रक्षक के रूप में काम करने के लिए बनाए गए थे। माना जाता है कि बड़े सिर और लंबी विशेषताओं वाली ये मूर्तियां रापा नुई लोगों के देवता पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उन्हें अपने ऊंचे चबूतरों, जिन्हें आहू के नाम से जाना जाता है, से देख रहे हैं। रहस्य में पुकाव या टॉप नॉट्स को जोड़ना है, जो कुछ मोई पहनते हैं। माना जाता है कि एक अलग प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान से बनी ये लाल पत्थर की टोपियां स्थिति और शक्ति का प्रतीक है। इन भारी पुकाव को विशाल मोई पर कैसे उठाया गया, यह एक और पहेली है जो विशेषज्ञों को चकित करती रहती है। रापा नुई सभ्यता का पतन साजिश की एक और परत जोड़ता है। 18वीं शताब्दी में जब तक यूरोपीय पहुंचे, तब तक कभी संपन्न समाज नाटकीय रूप से कम हो गया था। इस पतन का कारण क्या है, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें अधिक जनसंख्या और वनों की कटाई से लेकर युद्ध और बाहरी लोगों द्वारा बीमारियों की शुरुआत तक शामिल है। हाल के वर्षों में उन्नत तकनीक ने ईस्टर द्वीप के रहस्यों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और 3D इमेजिंग से पता चला है कि कई मोई अपने कंधों तक दबे हुए हैं। उनके शरीर पर जटिल नक्काशी है जो पहले देखने से छिपी हुई थी। ये खोजें द्वीप के रहस्यमय इतिहास पर प्रकाश डालती रहती हैं। फिर भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। ईस्टर द्वीप के मोई मूक प्रहरी के रूप में खड़े हैं, अपने रहस्यों की रक्षा करते हैं और प्राचीन सभ्यताओं की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनका निर्माण, परिवहन और उद्देश्य आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है, जो हमें हमारे पूर्वजों की सरलता और रहस्य की याद दिलाता है। इस अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और उत्तर की खोज करते रहें। जैसे जैसे हम दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग रहस्यों में और गहरे उतरते हैं, हम धरती के सबसे सीक्रेटिव और कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक पर पहुंचते हैं, एरिया 51। दूर नेवाडा के रेगिस्तान में बसा यह टॉप सीक्रेट यूएस एयरफोर्स का अड्डा कई दशकों से अनगिनत कंस्पिरेसी थियरीज और अटकलों का केंद्र रहा है। ऑफिशियली नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के नाम से जाना जाता है, एरिया 51 लंबे समय से रहस्य में डूबा रहा है और यूएस गवर्नमेंट ने इसके होने की बात 2013 में ही मानी है। एरिया 51 के आसपास की उत्सुकता कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुई, जब इसे 1955 में U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को टेस्ट और डेवलप करने के लिए बनाया गया था। लेकिन लोगों का ध्यान कटिंग एज एविएशन टेक्नोलॉजी ने नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी और UFO साइटिंग्स की अफवाहों ने खींचा। सबसे फेमस थ्योरीज में से एक यह है कि एरिया 51 वह जगह है जहां यूएस गवर्नमेंट क्रैश्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट और उनके रहने वालों को रखती है और स्टडी करती है। यह बिलीफ 1947 में हुए बदनाम रॉसवेल इंसिडेंट के बाद और मजबूत हुआ, जहां एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ था। हालांकि ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एक वेदर बलून का था, बहुतों का मानना है कि wreckage और उसके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रहने वालों को जांच के लिए एरिया 51 ले जाया गया था। एरिया 51 के आसमान में
अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की कई रिपोर्ट्स इस रहस्य को और बढ़ा देती हैं। गवाहों ने अजीब रोशनी, सॉसर शेप्ड क्राफ्ट्स और अन्य एरियल फिनोमेना देखने का वर्णन किया है जो कॉमन एक्सप्लेनेशन से अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि ये साइटिंग्स सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का सबूत है, जबकि दूसरों को यकीन है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी के रिवर्स इंजीनियर होने का सबूत है। एरिया 51 की सीक्रेसी और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन थ्योरीज को और हवा देती है। इसका पेरिमीटर हेविली गार्डेड है और ऊपर का एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है। घुसपैठियों को रोकने के लिए वार्निंग साइंस और सर्वेलेंस लगे हैं। बताया जाता है कि एम्प्लॉइज को अनमार्क्ड प्लेन्स में लाया जाता है और उनकी एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होती है, जिससे यह एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस जैसा लगता है जो बड़े सीक्रेट्स छुपा रहा है। हाल के वर्षों में कुछ डॉक्यूमेंट्स के डिक्लासिफिकेशन ने एरिया 51 की एक्टिविटीज पर कुछ प्रकाश डाला है, जिससे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और एरियल रिकॉनेसेंस टेक्नोलॉजीज में इसकी भूमिका की पुष्टि हुई है। हालांकि इन रेवलेशंस ने इस जगह के बारे में स्पेकुलेशन और क्यूरियोसिटी को कम नहीं किया है। गवर्नमेंट सीक्रेसी, बिलीवेबल विटनेस अकाउंट्स और अननोन के प्रति ह्यूमन फैसिनेशन मिलकर एरिया 51 को कंस्पिरेसी थ्योरीज और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का GRH बनाते हैं। चाहे यह एलियन रिसर्च का केंद्र हो या बस एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एरिया 51 का रहस्य लोगों को आकर्षित करता है और उनकी कल्पना को उकसाता रहता है। यह हमारी एंड्यूरिंग क्यूरियोसिटी और अननोन के आकर्षण का प्रमाण है। इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्वेश्चनिंग करते रहें और अननोन को एक्सप्लोर करते रहें। जैसे जैसे हम दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग रहस्यों में आगे बढ़ते हैं, हम सबसे फेमस UFO मिस्ट्री रॉसवेल इंसिडेंट पर पहुंचते हैं। यह घटना जो 1947 की गर्मियों में हुई थी, अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टोरीज और गवर्नमेंट कवर अप्स का दूसरा नाम बन गई है। जुलाई 1947 की शुरुआत में मैक ब्रेजल नाम के एक किसान को रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में अपनी जमीन पर अजीबोगरीब टुकड़े बिखरे हुए मिले। इन टुकड़ों में मेटालिक पीसेस, अजीब फॉयल जैसा मटेरियल और दूसरी अजीब चीजें थीं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ब्रेजल ने लोकल पुलिस को बताया और फिर आर्मी आ गई। पहले तो रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है। इस अनाउंसमेंट ने मीडिया और पब्लिक में हलचल मचा दी और एलियन लाइफ होने की बातें होने लगी। लेकिन अगले ही दिन आर्मी ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और कहा कि वो टुकड़े प्रोजेक्ट मोगल नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का वेदर बलून थे। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के बाद भी बहुत से लोगों को डाउट था। जिन लोगों ने रैकेज देखी थी या रिकवरी ऑपरेशन में शामिल थे, उनके कहने पर लग रहा था कि आर्मी कुछ छुपा रही है। कुछ लोगों ने क्रैश साइट पर छोटे ह्यूमन जैसे क्रीचर्स देखे थे, जिससे लोगों को लगा कि वो टुकड़े किसी एलियन स्पेसशिप के थे। सालों से रॉसवेल में क्या हुआ, इस पर कई थ्योरीज बनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सच में एक UFO क्रैश था और US गवर्नमेंट तब से सच छुपा रही है। इस थ्योरी के हिसाब से रैकेज और एलियन बॉडीज को एरिया 51 ले जाया गया स्टडी के लिए, जिससे इस सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में और भी बातें होने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि रॉसवेल इंसिडेंट कोल्ड वॉर के टाइम की एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी, ताकि लोगों का ध्यान सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट से हटाया जा सके। इस थ्योरी के हिसाब से गवर्नमेंट ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग को छुपाने के लिए UFO स्टोरी बनाई। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रॉसवेल कवर अप के बारे में बताया है। इन विसल ब्लोवर्स ने डिटेल में बताया है कि उन्होंने क्या देखा, जिससे मिस्ट्री और भी गहरा हो गया। रॉसवेल इंसिडेंट ने पॉपुलर कल्चर पर भी इम्पैक्ट डाला है और कई बुक्स, फिल्म्स और टेलीविजन शोज बने। ये UFO मिथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो एलियन लाइफ और अननोन थिंग्स में ह्यूमंस की फैसिनेशन दिखाता है। कई इन्वेस्टिगेशंस और सच जानने की कोशिशों के बाद भी रॉसवेल इंसिडेंट एक मिस्ट्री बना हुआ है। अलग अलग कहानियां, गवर्नमेंट सीक्रेसी और टाइम के साथ रॉसवेल में क्या हुआ, ये शायद हम कभी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। जैसे जैसे हम रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और हमारी समझ से परे डिस्कवरीज की याद आती है। चाहे वो एक वेदर बलून क्रैश था या किसी दूसरे वर्ल्ड के क्रीचर्स से एनकाउंटर, रॉसवेल हमारी इमेजिनेशन को एक्साइट करता है और रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
रॉसवेल इंसिडेंट के एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्वेश्चंस पूछते रहें और अननोन थिंग्स एक्सप्लोर करते रहें। दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग रहस्यों के हमारे सफर में अब हम साइबेरिया, रूस के जंगल में पहुंच गए हैं, जहां इतिहास में रिकॉर्डेड सबसे पावरफुल और रहस्यमय धमाकों में से एक हुआ था, तुंगुस्का घटना। 30 जून 1908 की सुबह तुंगुस्का नदी के ऊपर आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे 2150 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लगभग 8 करोड़ पेड़ गिर गए। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह 10 से 15 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर थी, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक आग का गोला आसमान में देखा। उसके बाद कड़कने जैसी आवाजें और एक झटका आया, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूट गईं। धमाका इतना तेज था कि ब्रिटेन तक के भूकंप मापी यंत्रों ने इसे डिटेक्ट किया और वॉशिंगटन DC में बैरोमीटर पर वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के रूप में दर्ज किया गया। इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई इंपैक्ट क्रेटर नहीं मिला, जिससे रहस्य और गहरा गया। क्रेटर न मिलने से वैज्ञानिकों का मानना है कि धमाका हवा में हुआ था, जिसे एयरबर्स्ट कहते हैं। लेकिन इतने पावरफुल धमाके का कारण क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरीज में से एक यह है कि तुंगुस्का घटना एक छोटे एस्टेरॉयड या कॉमेट के तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण हुई एयरबर्स्ट से हुई थी। जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे आया, तेज दबाव और गर्मी के कारण यह जमीन पर पहुंचने से पहले ही टूट गया और फट गया। इस थ्योरी को मीटियोराइट के टुकड़े न मिलने और गिरे हुए पेड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन से सपोर्ट मिलता है, जो एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर की ओर फैले हुए हैं। हालांकि तुंगुस्का घटना ने कई और थ्योरीज को भी जन्म दिया है। कुछ रिसर्चर्स ने सुझाव दिया है कि एंटी मैटर का एक टुकड़ा पृथ्वी से टकराया, जिससे संपर्क में आने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। दूसरों का कहना है कि यह धमाका पृथ्वी की क्रस्ट से नेचुरल गैस के रिसाव का नतीजा था, जो बिजली या किसी और स्पार्क से इग्नाइट हुआ। कुछ अजीब थ्योरीज में हमारे ग्रह से गुजरने वाले एक मिनिएचर ब्लैक होल या साइबेरियाई जंगल में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के क्रैश लैंड होने की संभावना भी शामिल है। ये विचार दिलचस्प जरूर हैं, लेकिन इनके ठोस सबूत नहीं हैं और ये सिर्फ अटकलें ही हैं। इस रहस्य को और बढ़ाते हुए तुंगुस्का साइट पर शुरुआती एक्सपेडिशंस इसके रिमोट लोकेशन और उस समय के पॉलिटिकल क्लाइमेट के कारण मुश्किल में पड़ गए थे। 1927 तक घटना के लगभग 2 दशक बाद रूसी मिनरोलॉजिस्ट लियोनिद कुलिक ने उस एरिया में पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन का नेतृत्व किया। कुलिक की टीम ने पेड़ों को हुए भारी नुकसान को डॉक्यूमेंट किया और प्रत्यक्षदर्शियों के अकाउंट्स इकट्ठा किए, लेकिन वे धमाके के कारण का कोई पक्का सबूत नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद के वर्षों में तुंगुस्का घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई साइंटिफिक स्टडीज और एक्सपेडिशंस किए गए हैं। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिमुलेशंस में एडवांसमेंट्स ने ज्यादा जानकारी दी है, लेकिन धमाके का असली कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। तुंगुस्का घटना अंतरिक्ष की चीजों से होने वाले संभावित खतरों और ब्रह्मांड में अभी भी हमारे सामने मौजूद रहस्यों की एक कठोर याद दिलाती है। जब हम तुंगुस्का घटना के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपने ग्रह की नाजुकता और ब्रह्मांड में काम करने वाली विशाल, अक्सर अनप्रेडिक्टेबल ताकतों का एहसास होता है। चाहे वह एस्टेरॉयड हो, कॉमेट हो या कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुंगुस्का घटना वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को एक समान रूप से मोहित करती रहती है, जो प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। तुंगुस्का घटना की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अननोन को एक्सप्लोर करते रहें। हमारा सफर अब हमें ले जाता है एक ऐसी कहानी की तरफ जो सदियों से चली आ रही है, खोया हुआ शहर अटलांटिस। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी, जो एक ही दिन और रात की मुसीबत में लहरों के नीचे गायब हो गई। लेकिन क्या अटलांटिस कभी अस्तित्व में था, या यह सिर्फ एक कहानी है? प्लेटो के संवादों, टिमाइस और क्रिटियास के अनुसार अटलांटिस लीबिया और एशिया माइनर से भी बड़ा एक द्वीप था, जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे स्थित था, जिसे अब हम जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य के रूप में जानते हैं।
कहा जाता है कि अटलांटिस के लोगों के पास अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल और अपार धन था। उनका शहर भव्य मंदिरों, महलों और बंदरगाहों से सजा हुआ था। यह सभ्यता अपनी शक्तिशाली नौसेना और सैन्य ताकत के लिए भी जानी जाती थी। हालांकि जैसा कि कहानी चलती है, अटलांटिस के लोग नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की। इसके जवाब में देवताओं ने उन्हें एक भयानक आपदा से दंडित किया, जिससे पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया। इस कहानी ने सदियों से अनगिनत बहसें और सिद्धांतों को जन्म दिया है। शोधकर्ता और उत्साही लोग इस महान शहर के स्थान और भाग्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह बताता है कि अटलांटिस भूमध्य सागरीय द्वीप सेंटोरिनी पर स्थित था, जिसे पहले थेरा के नाम से जाना जाता था। लगभग 1600 बीसी एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट ने द्वीप को तबाह कर दिया, जिससे सुनामी और राख के बादल छा गए, जिसने डूबे हुए सभ्यता की कहानी को प्रेरित किया होगा। मिनोअन सभ्यता, जो क्रेते और आसपास के अन्य द्वीपों पर फली फूली, ने भी इस समय के आसपास अचानक गिरावट का अनुभव किया, जिससे इस सिद्धांत को कुछ बल मिला। एक और सम्मोहक सिद्धांत यह मानता है कि अटलांटिस मध्य अटलांटिक महासागर में द्वीपों के एक समूह अजोरिस के पास स्थित था। इस विचार के समर्थकों का तर्क है कि अजोरिस एक बड़े भूभाग के अवशेष हैं जो कभी अटलांटिक में मौजूद थे, जो प्लेटो के अटलांटिस के हरक्यूलिस के स्तंभों से परे होने के विवरण के साथ संरेखित है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी सुझाव है कि अटलांटिस को दक्षिणी स्पेन के प्राचीन शहर टार्टेसिस से जोड़ा जा सकता है। टार्टेसिस एक धनी और प्रभावशाली व्यापारिक केंद्र था, जो रहस्यमय तरीके से लगभग 500 BC गायब हो गया था, और जिब्राल्टर के जनक मरुमध्य के पास इसका स्थान प्लेटो के भौगोलिक सुरागों से मेल खाता है। अधिक सट्टा सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि अटलांटिस कैरिबियन, अंटार्कटिका या यहाँ तक कि इंडोनेशिया में स्थित था। ये विचार अक्सर प्राचीन ग्रंथों और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों की अपरंपरागत व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन वो कल्पना को मोहित करते रहते हैं। कई सिद्धांतों के बावजूद अटलांटिस के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए कोई निश्चित पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि प्लेटो का लेख पूरी तरह से रूपक था, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्य के बजाय दार्शनिक और नैतिक सबक देना था। दूसरों का मानना है कि अटलांटिस की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित थी, जैसे कि थेरा या अन्य प्राचीन आपदाओं का विनाश, लेकिन समय के साथ इसे अलंकृत और मिथकीय बना दिया गया है। अटलांटिस का रहस्य केवल उत्थान और पतन की नाटकीय कहानी के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यह खोई हुई दुनिया और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। चाहे वह एक वास्तविक जगह हो या प्लेटो की कल्पना की रचना, अटलांटिस की कहानी अन्वेषण और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। जैसे ही हम अटलांटिस के रहस्य में उतरते हैं, हमें मिथक की शक्ति और ज्ञान की स्थायी मानवीय खोज की याद आती है। अटलांटिस की खोज केवल एक खोए हुए शहर की खोज से कहीं अधिक है। ये हमारी सामूहिक कल्पना की गहराई और हमारी अंतहीन जिज्ञासा का प्रमाण है। अटलांटिस के रहस्य को उजागर करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। जैसे जैसे हम दुनिया के सबसे रहस्यमय चीजों के सफर में आगे बढ़ते हैं, हम अपना ध्यान उन रहस्यमय और जटिल पैटर्न की तरफ मोड़ते हैं जो रातों रात दुनिया भर के खेतों में दिखाई देते हैं। क्रॉप सर्कल्स, ये उलझाने वाले निशान दशकों से वैज्ञानिकों, किसानों और उत्साही लोगों को हैरान करते आ रहे हैं, जिससे उनके मूल और उद्देश्य के बारे में कई तरह के सिद्धांत सामने आए हैं। क्रॉप सर्कल्स ने पहली बार 1970 के दशक में व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जब इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में विस्तृत डिजाइन दिखाई देने लगे। ये आकृतियां, जो अक्सर ज्यामितीय आकार और जटिल पैटर्न से बनी होती है, गेहूं, जौ और अन्य फसलों के खेतों में पाई जाती थीं। कुछ क्रॉप सर्कल्स की सटीकता और पैमाने ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे इंसानों के हाथों का काम है या कुछ और असाधारण। क्रॉप सर्कल्स के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक ये है कि पौधे टूटते नहीं बल्कि मुड़े हुए होते हैं। तने अक्सर गोलाकार गति में घुमाए जाते हैं, जिससे एक छपटा लेकिन बिना नुकसान वाला प्रभाव पैदा होता है। इसने कुछ शोधकर्ताओं को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है कि ऊर्जा का एक रूप
संभवतः विद्युत चुंबकीय, इन संरचनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में कुछ गवाहों ने क्रॉप सर्कल्स के पास अजीब रोशनी देखने या असामान्य आवाजें सुनने की सूचना दी है, जिससे रहस्य और बढ़ गया है। क्रॉप सर्कल्स की घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे सीधा स्पष्टीकरण यह है कि वे सर्कल मेकर नामक मानव शरारती लोगों का काम है, जो रात के अंधेरे में इन जटिल डिजाइनों को बनाने के लिए तख्तों, रस्सियों और सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करते हैं। वास्तव में कुछ व्यक्ति और समूह यह प्रदर्शित करने के लिए आगे आए हैं कि वे क्रॉप सर्कल्स कैसे बनाते हैं, विभिन्न संरचनाओं की जिम्मेदारी का दावा करते हैं। हालांकि सभी क्रॉप सर्कल्स को आसानी से धोखाधड़ी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ संरचनाओं में ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं जिन्हें मानवीय तरीकों से दोहराना मुश्किल होता है, जैसे कि जटिल फ्रैक्टल पैटर्न, सटीक गणितीय अनुपात और यहाँ तक कि पवित्र ज्यामिति के तत्व हैं। इसने कुछ शोधकर्ताओं को प्राकृतिक घटनाओं और अलौकिक भागीदारी सहित वैकल्पिक स्पष्टीकरणों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। एक सिद्धांत यह मानता है कि क्रॉप सर्कल्स प्लाज्मा भंडर या बॉल लाइटनिंग के एक रूप से बनते हैं, जो फसल के डंठल को बिना तोड़े मोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह विचार कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है, जिन्होंने क्रॉप सर्कल्स के भीतर असामान्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और मिट्टी की संरचना में परिवर्तन का पता लगाया है। दिलचस्प होते हुए भी यह सिद्धांत अटकलबाजी ही रहता है और इसमें निर्णायक सबूतों का अभाव है। एक और लोकप्रिय सिद्धांत है कि क्रॉप सर्कल्स अलौकिक प्राणियों के संदेश हैं। इस विचार के समर्थकों का तर्क है कि कुछ संरचनाओं की जटिलता और सटीकता मानवीय क्षमता से परे है, जो एक उच्च बुद्धि के काम करने का सुझाव देती है। कुछ क्रॉप सर्कल्स को एन्कोडेड संदेशों या प्रतीकों के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है, जिससे उनके अर्थ और उद्देश्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। व्यापक शोध और कई सिद्धांतों के बावजूद क्रॉप सर्कल्स का असली ओरिजिन मायावी बना हुआ है। चाहे वे मानव रचनात्मकता, प्राकृतिक शक्तियों या पारलौकिक हस्तक्षेप का परिणाम हो, क्रॉप सर्कल्स हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्रॉप सर्कल्स का रहस्य अज्ञात और अस्पष्टीकृत के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। जैसे ही हम इन गूढ़ संरचनाओं पर विचार करते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और इसके द्वारा अभी भी छिपे हुए कई रहस्यों की याद आती है। क्रॉप सर्कल्स के रहस्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। जैसे जैसे हम दुनिया के सबसे रहस्यमय चीजों के सफर में आगे बढ़ते हैं, हम धरती के सबसे बदनाम और उलझाने वाले इलाकों में से एक बरमूडा ट्रायंगल के बीचों बीच जाते हैं। समंदर का यह रहस्यमयी हिस्सा, जो लगभग मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको से घिरा है, कई जहाजों और हवाई जहाजों के गायब होने की जगह रहा है, जिससे इसे शैतान का त्रिकोण कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन 1945 में फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद ही इस इलाके को दुनिया भर में जाना गया। फ्लाइट 19, जो 5 अमेरिकी नौसेना के बम वर्षक विमानों का एक स्क्वाड्रन था, एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे अटकलों और डर का दौर शुरू हो गया। बहुत खोजबीन के बाद भी न तो विमान और न ही उनके 14 क्रू मेंबर्स मिले। इस घटना ने और कई दूसरी घटनाओं ने बरमूडा ट्रायंगल को एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह बना दिया है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे जुड़ी कई सारी चीजें गायब हो गई हैं। जहाज और हवाई जहाज ऐसे गायब हुए जैसे हवा हो गए, अक्सर बिना कोई संकट का संकेत दिए या कोई मलबा छोड़े। इस वजह से इस घटना को समझाने के लिए कई थ्योरीज आई हैं। एक मशहूर थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल रोग वेव्स का केंद्र है। ये बहुत बड़ी, अचानक आने वाली लहरें होती हैं जो 100 फीट से भी ऊंची हो सकती हैं। ये लहरें बड़े से बड़े जहाज को भी पलट सकती हैं और कुछ चीजों के गायब होने की वजह हो सकती है। इसके अलावा ये इलाका अपने अस्थिर मौसम के लिए जाना जाता है, जहां अचानक तूफान और हरिकेन आते हैं, जो सबसे अनुभवी नाविकों और पायलटों को भी चौंका सकते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में पानी के नीचे शक्तिशाली मीथेन हाइड्रेट्स हैं। ये गैस के बुलबुले फट सकते हैं,
जिससे बड़े बुलबुले बनते हैं जो पानी का घनत्व कम कर देते हैं और जहाज जल्दी डूब जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस इलाके में चुंबकीय विसंगतियां नेविगेशन उपकरणों में दखल दे सकती हैं, जिससे दिशा भ्रम हो सकता है और हादसा हो सकता है। सबसे अजीब थ्योरीज कहती हैं कि बरमूडा ट्रायंगल किसी दूसरे आयाम का रास्ता है या एलियन गतिविधि का केंद्र है। इन विचारों के समर्थक कहते हैं कि बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब होने की घटनाएं अजीब रोशनी और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की रिपोर्ट के साथ दूसरी दुनिया के शामिल होने की ओर इशारा करती है। हालांकि ये थ्योरीज दिलचस्प हैं, लेकिन ये सिर्फ अटकलें ही हैं और इनके कोई ठोस सबूत नहीं है। बहुत सारे शोध और कई अभियानों के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल का असली स्वरूप रहस्य में ही छुपा है। चाहे ये एक प्राकृतिक घटना हो, नेविगेशन का खतरा हो या कुछ और असाधारण हो, बरमूडा ट्रायंगल हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अज्ञात और अस्पष्टीकृत के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस खतरनाक इलाके के रहस्य के बारे में सोचते हैं, हमें याद आता है कि समंदर कितना विशाल है और इसमें अभी भी कितने राज छुपे हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। जैसे हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी पानी से आगे बढ़ते हैं, हम एक और उतने ही रहस्यमयी समुद्री क्षेत्र की ओर जाते हैं, डेविल्स सी, जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। जापान के तट पर प्रशांत महासागर में स्थित यह क्षेत्र कई अस्पष्टीकृत घटनाओं और गुमशुदगियों का केंद्र रहा है, जिससे इसकी प्रतिष्ठा अपने अटलांटिक समकक्ष के समान हो गई है। डेविल्स सी लगभग फिलीपीन सागर के आसपास टोक्यो के दक्षिण में स्थित है और बोनिन द्वीप समूह की ओर फैला है। यह क्षेत्र सदियों से किंवदंतियों और लोक कथाओं का विषय रहा है, जिसमें समुद्री राक्षसों, गायब हो रहे जहाजों और भूतिया प्रेतों की कहानियां हैं। इस क्षेत्र ने 1950 के दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जब जापान ने केवल 2 वर्षों के अंतराल में 700 से अधिक चालक दल के सदस्यों के साथ 5 सैन्य जहाजों को खो दिया। गुमशुदगियों की इस श्रृंखला ने जापानी सरकार को आधिकारिक तौर पर पानी को खतरे का क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रेरित किया। डेविल्स सी के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक 1952 में अनुसंधान पोत कायोमारू नंबर 5 का गायब होना शामिल है। जहाज अपने 31 चालक दल के सदस्यों के साथ क्षेत्र की ज्वालामुखी गतिविधि की जांच कर रहा था, जब वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद कोई मलबा या शव कभी नहीं मिला। इस घटना ने अटकलों और भय की एक लहर को हवा दी, जिससे डेविल्स सी की प्रतिष्ठा एक खतरनाक और रहस्यमय क्षेत्र के रूप में मजबूत हुई। बरमूडा ट्रायंगल की तरह डेविल्स सी ने इसकी अजीब घटनाओं को समझाने की कोशिश करने वाले कई सिद्धांतों को प्रेरित किया है। एक प्रचलित सिद्धांत बताता है कि यह क्षेत्र पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि का एक केंद्र है। पैसिफिक रिंग ऑन फायर, जो अपने लगातार भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए जाना जाता है, डेविल्स सी से होकर गुजरता है। पनडुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट सकते हैं, जिससे गैस के बड़े बुलबुले बनते हैं जो पानी के घनत्व को कम करते हैं और जहाजों को बिना कोई मलबा छोड़े तेजी से डूबने का कारण बनते हैं। एक और सिद्धांत यह मानता है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय विसंगतियां हैं। ये विसंगतियां नेविगेशन उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकती हैं, जिससे जहाजों और विमानों दोनों के लिए भटकाव और आपदा हो सकती है। कुछ शोधकर्ताओं ने समुद्र तल पर मीथेन हाइड्रेट्स की उपस्थिति का भी सुझाव दिया है। जब ये गैस पॉकेट फटते हैं तो वे हिंसक पानी के नीचे विस्फोट पैदा कर सकते हैं, जो क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के लोगों की तरह सबसे विदेशी सिद्धांतों में अलौकिक गतिविधियों या एक आयामी पोर्टल की उपस्थिति शामिल है। इन विचारों के समर्थकों का तर्क है कि अस्पष्टीकृत गुमशुदगियों की भारी संख्या, अजीब रोशनी और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की रिपोर्ट के साथ अन्य दुनिया के इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करता है। हालांकि ये सिद्धांत पेचीदा है, वे अटकलें ही रहती हैं और उनमें एम्पिरिकल एविडेंस का अभाव है। व्यापक शोध और कई अध्ययनों के बावजूद डेविल्स सी की असली प्रकृति रहस्यमय रही है। चाहे वह एक प्राकृतिक घटना हो, एक नौवहन खतरा हो या कुछ और असाधारण हो,
डेविल सी हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। डेविल सी का रहस्य अज्ञात और अस्पष्ट तत्व के प्रति हमारे स्थानीय दर्शन का प्रमाण है। जैसे हम इस विश्वासघातक तंत्र के बारे में विचार करते हैं, हमें समुद्र की विशालता और इसके द्वारा अभी भी छिपे हुए कई रहस्यों को याद आता है। डेविल सी के रहस्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे अजीब रहस्यों के हमारे सफर में अब हम डेविल सी के रहस्यमयी पानी से यूएसए के वेस्ट वर्जीनिया की धुंध भरी पहाड़ियों तक जाते हैं। यहाँ पॉइंट प्लेजेंट के छोटे से शहर में आधुनिक लोक कथाओं में सबसे डरावनी और चिरस्थायी कहानियों में से एक का जन्म हुआ, मॉथमैन। मॉथमैन को एक बड़े पंखों वाले जीव के रूप में वर्णित किया गया है जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। इस भयानक आकृति को देखे जाने की घटनाएं नवंबर 1968 में शुरू हुईं, जब दो युवा जोड़ों ने TNT एरिया के नाम से जाने जाने वाले एक अबैंडन्ड वर्ल्ड वॉर II म्यूनिशंस प्लांट के पास एक भयानक मुठभेड़ की सूचना दी। उन्होंने एक आदमी जैसी आकृति देखी जिसके पंख 10 फीट के थे और आंखें जो अंधेरे में लाल चमकती थीं। ये मुठभेड़ उन घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी जो 1 साल से अधिक समय तक शहर को परेशान करती रही। 1967 और 1965 के दौरान मॉथमैन को कई बार देखा गया, अक्सर उसी TNT एरिया या पास के ओहायो रिवर के पास। गवाहों ने बताया कि यह जीव अविश्वसनीय गति से उड़ान भरने में सक्षम था, कभी-कभी 100 मील प्रति घंटे से भी अधिक गति से आसानी से उड़ान भरता था। जीव के प्रकट होने के साथ अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस, जानवरों का म्यूटिलेटेड होना और यहां तक कि भूत प्रेत जैसी गतिविधियां। मॉथमैन से जुड़ी सबसे दुखद और रहस्यमयी घटनाओं में से एक 15 दिसंबर 1966 को सिल्वर ब्रिज का गिरना था। पॉइंट प्लेजेंट को गैलिपोलिस, ओहायो से जोड़ने वाला पुल रश आवर ट्रैफिक के दौरान अचानक गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप 41 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि मॉथमैन का दिखाई देना इस आपदा का संकेत था और कुछ लोगों ने पुल के गिरने से पहले के दिनों में पुल के पास जीव को देखा था। मॉथमैन के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक क्रिप्टिड है, एक ऐसा जीव जो विज्ञान के लिए अज्ञात है, संभवतः एक विशाल पक्षी या एक म्यूटेटेड जानवर। दूसरों का सुझाव है कि यह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी हो सकता है। उसी अवधि के दौरान क्षेत्र में देखे गए कई UFO साइटिंग्स का हवाला देते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि मॉथमैन एक इंटरडिमेंशनल एंटिटी है जो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की सीमाओं को पार करने में सक्षम है। हालांकि स्केप्टिक्स का तर्क है कि मॉथमैन के देखे जाने को झांत जानवरों जैसे उल्लू या सैंड हिल क्रेन की गलत पहचान के रूप में समझाया जा सकता है, जिनकी आंखें अंधेरे में लाल दिखाई दे सकती है। वे 1960 के दशक के दौरान समुदाय में तनाव और चिंता के उच्च स्तर की ओर भी इशारा करते हैं, जिसने सामूहिक हिस्टेरिया और सामूहिक हेलुसिनेशंस में योगदान दिया हो सकता है। कई थ्योरीज के बावजूद मॉथमैन की असली प्रकृति मायावी बनी हुई है। यह कहानी तब से एक सांस्कृतिक घटना बन गई है, जिसने किताबों, फिल्मों और यहाँ तक कि पॉइंट प्लेजेंट में एक वार्षिक उत्सव को प्रेरित किया है। मॉथमैन उन लोगों की कल्पना को मोहित करता रहता है जो इसकी कहानी सुनते हैं, जो रहस्य और भय की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। चाहे कयामत का हार्बिंजर हो, एक गलत समझा गया जीव हो या पूरी तरह से कुछ और हो, मॉथमैन हमारे समय की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। जैसे ही हम इस पंखों वाले भूत की पहेली पर विचार करते हैं, हमें उस पतले पर्दे की याद आती है जो झांत को अज्ञात से अलग करता है। मॉथमैन के रहस्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग रहस्यों के हमारे सफर में अब हम उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों में जा रहे हैं, जहां एक विशाल मायावी प्राणी जिसे बिगफुट कहते हैं की कहानियों ने पीढ़ियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। बिगफुट, जिसे सास्क्वैच भी कहा जाता है, एक बड़े बंदर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है जो 6 से 10 फीट लंबा होता है और गहरे झबरा बालों से ढका होता है। इस रहस्यमय प्राणी की खबरें सदियों पुरानी हैं। मूल अमेरिकी जनजातियों ने जंगल में रहने वाले एक जंगली आदमी की कहानियां सुनाई हैं।
बिगफुट को देखे जाने का आधुनिक दौर 1958 में शुरू हुआ, जब निर्माण कर्मचारी जेरी क्रू ने कैलिफोर्निया के ब्लफ क्रीक के पास बड़े इंसान जैसे पैरों के निशान खोजे। पैरों के निशान 16 इंच लंबे थे। इस खोज की खबर तेजी से फैली और बिगफुट शब्द बना। तब से पूरे उत्तरी अमेरिका में हजारों बार देखे जाने की खबरें आई हैं, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ पलों की झलक से लेकर लंबे समय तक देखे जाने तक के अनुभवों का वर्णन किया है। बिगफुट के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबसे प्रसिद्ध सबूतों में से एक है पैटरसन गिमलिन फिल्म, जिसे 1967 में उत्तरी कैलिफोर्निया में शूट किया गया था। फुटेज में एक प्राणी जंगल से गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो पेड़ों में गायब होने से पहले कैमरे की ओर मुड़कर दिखता है। कई विश्लेषणों और बहसों के बावजूद फिल्म की सत्यता एक विवादास्पद विषय बनी हुई है। बिगफुट के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक अवशेष मानव है, एक प्राचीन प्रजाति जैसे गिगेंटोपिथेकस का जीवित सदस्य, जो लाखों साल पहले एशिया में रहने वाला एक विशाल बंदर था। दूसरों का सुझाव है कि बिगफुट एक अनदेखी प्रजाति का बंदर हो सकता है, जो उत्तरी अमेरिका के दूरस्थ जंगलों में रह रहा है। कुछ का तो यह भी मानना है कि बिगफुट में अलौकिक क्षमताएं हो सकती हैं, जैसे अदृश्य होने या आयामों से गुजरने की क्षमता। हालांकि संशयवादियों का तर्क है कि बिगफुट के लिए सबूत अधूरे हैं। वे भौतिक सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हैं, जैसे हड्डियां या शरीर, और सुझाव देते हैं कि कई बार देखे जाने को छात जानवरों जैसे भालू या विस्तृत धोखाधड़ी के रूप में गलत पहचान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2008 का प्रसिद्ध मामला, जिसमें जॉर्जिया में एक कथित बिगफुट का शरीर मिला था, जो एक खबर का सूट निकला, में संशयवादियों को और बढ़ाया। विवादों के बावजूद बिगफुट की कहानी बनी हुई है। यह प्राणी लोकप्रिय संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है, जिसने अनगिनत किताबें, फिल्में और टेलीविजन शो को प्रेरित किया। बिगफुट को खोजने के लिए समर्पित अभियान और अनुसंधान समिति प्राणी के अस्तित्व का निश्चित प्रमाण प्राप्त करने की उम्मीद में नवीनतम तकनीक से लैस होकर जंगल में जाते रहते हैं। जब हम बिगफुट के रहस्य पर विचार करते हैं, तो हमें अपनी प्राकृतिक दुनिया की विशालता और रहस्य की याद आती है। चाहे एक अवशेष मानव हो, अनदेखी प्रजाति का बंदर हो, या हमारे सामने कल्पना की उपज हो, बिगफुट हमारे सामने सबसे दिलचस्प और स्थायी कहानी में से एक है। बिगफुट के रहस्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहे और अज्ञात की खोज करते रहे। हमारा अगला रहस्यमयी जीव हमें लैटिन अमेरिका के सूखे इलाकों में ले जाता है, जहां चुपाकाब्रा नाम के खून चूसने वाले जानवर की कहानियों ने कई लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। चुपाकाब्रा, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है बकरी चूसने वाला, एक रेंगने वाला जीव बताया जाता है, जो एक छोटे भालू के आकार का होता है, जिसकी पीठ पर नुकीले कांटे होते हैं। चुपाकाब्रा की कहानी 1990 के दशक के मध्य में प्यूर्तो रिको में शुरू हुई, जब किसानों ने अपने मवेशियों को मरा हुआ पाया। उनका पूरा खून निकल चुका था और उनकी गर्दन पर पंक्चर के निशान थे। ये भयानक खोज जल्द ही लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में फैल गई, जिसमें मेक्सिको भी शामिल है, और यहां तक कि उत्तर में दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी। चुपाकाब्रा के बारे में प्रत्यक्षदर्शी अलग अलग बताते हैं। कुछ इसे चमड़े या पपड़ीदार हरे भूरे रंग की त्वचा और नुकीले कांटों या रीढ़ वाले एक रेंगने वाले जीव के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरे कहते हैं कि यह जंगली कुत्ते की एक अजीब नस्ल जैसा दिखता है, बिना बालों वाला, उभरी हुई रीढ़, उभरी हुई आंखों के सॉकेट, नुकीले दांत और पंजे वाला। अलग अलग विवरणों के बावजूद एक विवरण एक जैसा रहता है: चुपाकाब्रा के हमले का तरीका, जिसमें अपने शिकार का खून चूसना शामिल है। चुपाकाब्रा की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत भी उतने ही विविध हैं जितने कि विवरण। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह गलत हुए आनुवंशिक प्रयोगों का परिणाम हो सकता है, एक जीव जो प्रयोगशाला से भाग निकला। दूसरों का मानना है कि यह एक विदेशी प्राणी या अलौकिक शक्ति हो सकती है। अधिक संशयवादी लोग सुझाव देते हैं कि चुपाकाब्रा को देखे जाने को मांगे जैसी बीमारियों से पीड़ित छात जानवरों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे उनके बाल झड़ सकते हैं और वे दुबले और राक्षसी दिखाई दे सकते हैं। 2010 में टेक्सास में एक टैक्सीडर्मिस्ट ने दावा किया कि उसने एक चुपाकाब्रा पाया है, जिसे उसने बाद में प्रदर्शित किया। हालांकि डीएनए परीक्षणों से पता चला कि वह जीव मांगे के गंभीर मामले वाला एक कोयोट था।
इस तरह के खुलासे के बावजूद चुपाकाब्रा की कहानी जारी है, जो नई दृष्टि और रिपोर्टों से प्रेरित है। चुपाकाब्रा ने लोकप्रिय संस्कृति में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। कई किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाई देता है। ये आकर्षण और भय का विषय बना हुआ है। हमारी दुनिया के अंधेरे और रहस्यमय कोनों की याद दिलाता है, जिन्हें विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। जैसे ही हम चुपाकाब्रा की पहेली में उतरते हैं, हमें लोक कथाओं की शक्ति और अकथनीय की व्याख्या करने की मानवीय आवश्यकता की याद आती है। चाहे असली जीव हो, गलत पहचाना गया जानवर, या हमारी कल्पना की उपज हो, चुपाकाब्रा हमारी जिज्ञासा और भय को पकड़ना जारी रखता है। चुपाकाब्रा के रहस्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें और अनजान की खोज करते रहें। हमारा अगला रहस्य हमें न्यू जर्सी के घने अंधेरे पाइन बैरन्स में ले जाता है, जहां 250 सालों से जर्सी डेविल नाम के एक प्राणी के किस्से इस क्षेत्र को डराते रहे हैं। कंगारू जैसे शरीर, बकरी के सिर, चमड़े जैसे चमगादड़ के पंख, सींग, पंजों वाले छोटे हाथ, खुर वाले पैर और दोमुही पूंछ के साथ कहा जाता है कि जर्सी डेविल की चीख रूह कंपा देने वाली होती है। जर्सी डेविल की कहानी 18वीं सदी की शुरुआत में मदर लीड्स नाम की एक महिला से शुरू होती है। लोक कथाओं के अनुसार जब उन्हें पता चला कि वह अपने 13वें बच्चे के साथ गर्भवती हैं, तो उन्होंने गुस्से में बच्चे को श्राप दिया और कहा कि यह शैतान होगा। 1727 में एक तूफानी रात में मदर लीड्स को प्रसव पीड़ा हुई। बच्चा सामान्य पैदा हुआ, लेकिन जल्द ही एक भयानक प्राणी में बदल गया, जो गुर्रा रहा था और चीख रहा था। उसके पंख, सींग और पूंछ निकल आए और वह चिमनी से उड़कर पाइन बैरन्स में चला गया। तब से सदियों से जर्सी डेविल को देखे जाने की खबरें आती रही हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में इसे देखे जाने और इसके सामने आने की घटनाओं की एक लहर आई, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। अखबारों ने बताया कि इस प्राणी ने पशुओं पर हमला किया, अजीबोगरीब खुरों के निशान छोड़े और यहां तक कि लोगों का सामना भी किया। कई जांचों के बावजूद कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। जर्सी डेविल की उत्पत्ति और अस्तित्व के बारे में कई अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक जीवित प्रागैतिहासिक प्राणी है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह एक उत्परिवर्ती या एक अनदेखी प्रजाति हो सकती है। अधिक संशयवादी लोग मानते हैं कि देखे जाने की घटनाओं को गलत पहचाने गए जानवर, सामूहिक उन्माद या यहां तक कि विस्तृत धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ इतिहासकारों ने इस कहानी को उस समय के राजनीतिक और धार्मिक विवादों से जोड़ा है, यह सुझाव देते हुए कि इस कहानी का इस्तेमाल सामाजिक नियंत्रण या प्रचार के रूप में किया जाता था। वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी के बावजूद जर्सी डेविल की कहानी बनी हुई है, जो न्यू जर्सी की संस्कृति और लोक कथाओं में गहराई से समाई हुई है। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और यहां तक कि राज्य की NHL टीम न्यू जर्सी डेविल्स के नाम को भी प्रेरित किया है। पाइन बैरन्स रहस्य और उत्सुकता की जगह बने हुए हैं, जहां वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जैसे ही हम जर्सी डेविल के रहस्य का पता लगाते हैं, हमें अज्ञात के प्रति मानवता के आकर्षण की याद आती है और अकथनीय को समझाने की हमारी निरंतर आवश्यकता है। चाहे वह एक असली प्राणी हो, हमारी सामूहिक कल्पना की उपज हो या गहरे सामाजिक भय का प्रतीक हो, जर्सी डेविल मोहित और भयभीत करता रहता है। अज्ञात में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हमारी दुनिया के रहस्यों पर सवाल उठाते रहे और उनका पता लगाते रहे। हमारा अगला रहस्यमयी प्राणी हमें हिमालय के बर्फीले दूर दराज इलाकों में ले जाता है, जहां येती, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। सफेद या भूरे बालों से ढके एक बड़े बंदर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित येती के बारे में कहा जाता है कि वह सबसे ऊंची चोटियों और सबसे गहरी घाटियों में घूमता है, इंसानों की पकड़ और वैज्ञानिक व्याख्या से बचता रहता है। येती की कहानी की जड़ें हिमालय के मूल निवासियों के लोक गीतों में हैं। सैकड़ों वर्षों से शेरपा और अन्य स्थानीय समुदायों ने इस रहस्यमयी प्राणी के साथ मुठभेड़ों के बारे में बताया है, जिसे वे पहाड़ों का रक्षक मानते हैं। येती को अक्सर एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 6 से 10 फीट के बीच होती है, अत्यधिक ताकत और फुर्ती के साथ, जो इसे आसानी से खतरनाक इलाकों में जाने की अनुमति देता है।
येती का सबसे प्रसिद्ध विवरण 1951 में आया था, जब ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में बड़े पैरों के निशान खोजे और उनकी तस्वीरें ली। लगभग 13 इंच लंबे ये पैरों के निशान येती के पीछे के सच को उजागर करने के उद्देश्य से रुचि और अभियानों की एक लहर दौड़ गई। कई अभियानों और अनगिनत घंटों के शोध के बावजूद येती के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है। येती की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में सिद्धांत इसके देखे जाने के विवरण जितने ही विविध हैं। कुछ लोग मानते हैं कि येती एक अवशेष होमिनिड है, एक प्राचीन प्रजाति जैसे गिगेंटोपिथेकस का जीवित प्राणी, जो लाखों साल पहले एशिया में रहने वाला एक विशालकाय बंदर था। दूसरों का सुझाव है कि येती एक प्रकार का अनदेखा भालू हो सकता है या एक गलत पहचाना गया झाट जानवर जैसे हिमालयी भूरा भालू या तिब्बती नीला भालू। संशयवादी तर्क देते हैं कि येती एक मिथक के अलावा और कुछ नहीं है, मानवीय कल्पना की उपज जो अज्ञात के भय से प्रेरित है, और हिमालय के कठोर निर्दयी वातावरण वे मनोवैज्ञानिक कारकों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि उच्च ऊंचाई और अलगाव के प्रभाव, जिससे प्राकृतिक घटनाओं का भ्रम और गलत व्याख्या हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में आनुवंशिकी में प्रगति ने रहस्य में एक नया आयाम जोड़ा है। येती के कारण बताए गए बालों के नमूनों के डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से कुछ नमूने झाट भालू प्रजातियों से मेल खाते हैं, जबकि अन्य अनिर्णायक हैं, भविष्य की खोजों के लिए द्वार खुला छोड़ते हुए। येती आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। अनगिनत किताबें, वृत्तचित्रों को प्रेरित करता है, और यहां तक कि एक लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्म भी। यह दुनिया के सबसे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में छिपे रहस्यों का प्रतीक बना हुआ है, हमारे ज्ञान की सीमाओं और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। जैसे ही हम येती के रहस्य में उतरते हैं, हमें लोक कथाओं की शक्ति की याद आती है और अकथनीय को खोजने और समझाने की मानवीय आवश्यकता। चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, येती की कहानी बनी रहती है, साहसी और वैज्ञानिकों के मन को समान रूप से मोहित करता है। अज्ञात में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हमारी दुनिया के रहस्यों पर सवाल उठाते और खोजते रहें। अनजाने सफर में अब हम स्कॉटलैंड के शांत और रहस्यमयी पानी लोच नेस में जाते हैं। ये जगह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय जीवों में से एक का घर है, लोच नेस मॉन्स्टर, जिसे प्यार से नेस्सी कहा जाता है। खूबसूरत स्कॉटिश हाईलैंड्स के बीच बसा लोच नेस एक मीठे पानी का झील है जो लगभग 23 मील तक फैला है, जिसकी गहराई 755 फीट से ज्यादा है। इसके गंदे पानी लंबे समय से लोक कथाओं और अटकलों का विषय रहे हैं, जिसमें इसकी गहराई से एक रहस्यमय जीव के निकलने की अनगिनत खबरें हैं। नेस्सी की कहानी सदियों पुरानी है, जिसकी सबसे पहली दर्ज की गई मुलाकात 6ठी शताब्दी में हुई मानी जाती है। कहानी के अनुसार एक आयरिश भिक्षु सेंट कोलंबा का लोच नेस में बहने वाली नेस नदी में एक बड़े पानी के जानवर से सामना हुआ। तब से देखे जाने की घटनाएं जारी रहीं, जिसमें गवाहों ने एक लंबी गर्दन और पानी से उभरे हुए कूबड़ वाले सांप जैसे जीव का वर्णन किया है। सबूत के सबसे प्रसिद्ध टुकड़ों में से एक 1934 की तस्वीर है, जिसे सर्जन की तस्वीर के रूप में जाना जाता है, जिसमें कथित तौर पर झील से एक जीव का सिर और गर्दन निकलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि बाद में यह एक धोखा साबित हुआ, लेकिन इस तस्वीर ने जनता की कल्पना को पकड़ लिया और कई अभियानों और जांच को बढ़ावा दिया। सोनार की खोज और पानी के नीचे की फोटोग्राफी सहित व्यापक वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद नेस्सी के अस्तित्व का निश्चित प्रमाण मायावी बना हुआ है। इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं। कुछ का सुझाव है कि नेस्सी एक प्लेसियोसॉर हो सकता है, एक प्रागैतिहासिक समुद्री सरीसृप जिसे माना जाता है कि लाखों साल पहले विलुप्त हो गया था। मनोरम होने के बावजूद इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक व्यवहार्य प्रजनन आबादी की कमी और लोच नेस के ठंडे पोषक तत्वों की कमी वाले पानी। दूसरों का प्रस्ताव है कि नेस्सी एक बड़ी ईल या एक स्टर्जन हो सकती है। दोनों मीठे पानी के वातावरण में रहते हैं और प्रभावशाली आकार तक बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संशयवादियों का तर्क है कि देखे जाने की घटनाएं गलत पहचान का मामला है। तैरते हुए लट्ठों, नाव के मद्देनजर
और यहाँ तक कि ऊद बिलाव को एक राक्षसी जीव के रूप में गलत समझा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक कारक भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सुझाव की शक्ति और यादृच्छिक उत्तेजनाओं में पैटर्न देखने की मानवीय प्रवृत्ति झूठी मुलाकातों का कारण बन सकती है। लोच नेस मॉन्स्टर एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, जो स्कॉटिश लोक कथाओं और पर्यटन में गहराई से समाया हुआ है। हर साल हजारों पर्यटक मायावी जीव की एक झलक पाने की उम्मीद में झील पर आते हैं। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में प्रगति ने नेस्सी की खोज को बढ़ावा देना जारी रखा है। 2018 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने लोच नेस का एक व्यापक डीएनए सर्वेक्षण किया, आनुवंशिक सामग्री के निशान के लिए पानी के नमूनों का विश्लेषण किया। जबकि अध्ययन में प्रागैतिहासिक सरीसृप के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इसमें ईल सहित कई झाग प्रजातियों की उपस्थिति का पता चला। वे सुझाव देते हुए कि नेस्सी का रहस्य असाधारण के बजाय सामान्य में हो सकता है। फिर भी लोच नेस मॉन्स्टर का आकर्षण बना हुआ है। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और इस संभावना का प्रतीक है कि हमारी दुनिया की गहराई में अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं, चाहे असली हो या कल्पना की उपज। नेस्सी उन लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करना जारी रखती है जो लोच नेस के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। जैसे ही हम लोच नेस मॉन्स्टर के रहस्य का पता लगाते हैं, हमें मिथक की स्थायी शक्ति और असाधारण में विश्वास करने की मानवीय इच्छा की याद आती है। अज्ञात में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक हमारी दुनिया के रहस्यों पर सवाल उठाते और खोजबीन करते रहें।